यूट्यूब चैनल पर। हम पुष्यभूति वंश पढ़ रहे थे और उसमें हमने हर्षवर्धन को पढ़ रहे थे, जो कि इस वंश का सबसे चक्रवर्ती सम्राट था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको हम आज भी मतलब एक तरीके से जब भी हर्षचरित का नाम सुनते हैं तो हमें खुद ही ध्यान आ जाता है कि हाँ, यह हर्षवर्धन के बारे में है। ठीक है। बाणभट्ट जो थे वह हर्ष के ही दरबार में कवि थे, राजकवि थे। ठीक है। तो हर्ष का हमने स्टार्टिंग पढ़ ली थी कि कितनी विषम परिस्थितियों में हर्षवर्धन राजा बना था। जब उसके भाई की हत्या कर दी गई थी तब वह मात्र 16 वर्ष का था और ऐसी स्थिति में वह राजा बना था। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उसके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए न सिर्फ उसने उन चुनौतियों से एक तरीके से वह निपटा, इसके अलावा उसने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। ठीक है। और इसीलिए शायद हम आज हर्षवर्धन को पढ़ते हैं इतने डिटेल में। ठीक है। तो चलिए, हर्ष की ये स्टार्टिंग पढ़ ली थी, इसके अलावा उसकी जो प्रशासनिक संरचना थी उसके बारे में वह देख ली थी। अब आज जो हमें पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर्ष के जीवन काल की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है वह है हर्ष का धर्म या हर्ष की धार्मिक नीति। इसके बारे में आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। हर्ष की धार्मिक नीति के बारे में बात करें, जैसे कि हमें पता है जो हर्ष के पूर्वज थे, जैसे उसके पिता या उसके दादा, वह सब क्या थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। शैव मतानुयायी वे थे। ठीक है। शैव और हर्ष भी प्रारंभ में शैव ही था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हर्ष के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हर्ष के बारे में ये आता है कि हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट, ठीक है, या क्या हर्ष कट्टर हिंदू था या क्या हर्ष कट्टर बौद्ध था। तो इसके बारे में जब आप ये पढ़ लोगे तब आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। ठीक है। तो हर्ष के बारे में बोला जाए, वह देखिए ना तो वह इस तरीके का कट्टर बौद्ध रहा और ना ही वह प्रारंभ में कट्टर हिंदू था। ठीक है। प्रारंभ में वह भगवान शिव को मानता था। ठीक है। उसकी जो मोहर प्राप्त हुई है नालंदा और सोनीपत से, उसमें उसको परम माहेश्वर कहा गया है। ठीक है। वैसे तो बहुत कम सिक्के प्राप्त हुए हैं उस टाइम के, लेकिन जो हुए भी हैं, जैसे कि जो कि नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुए हैं, उसमें उसको क्या कहा गया है, परम माहेश्वर। तो मतलब इससे पता चलता है कि ये किसको मानता होगा, शिव जी को मानता होगा। ठीक है। बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेख में हर्ष को शैव बताया गया है। तो मतलब साक्ष्य ये भी है कि वह शैव था। तो लेकिन जब उसके बारे में पुस्तक लिखी गई है या उसने खुद भी कुछ नाटक लिखे हैं और जो भी हमें उस समय के अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि हर्ष प्रारंभ में शैव था और बाद में एक तो उसका मित्र था, एक बौद्ध मित्र था जो कि दिवाकर मित्र, ठीक है, बौद्ध भिक्षु था वो। दूसरा उसी के समय की एक महत्वपूर्ण घटना कि हीनसांग का भारत आगमन। ठीक है। तो दिवाकर मित्र और हीनसांग के प्रभाव में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण तो कर लिया था इसने दिवाकर मित्र के प्रभाव में, लेकिन बौद्ध धर्म में भी हमें पता है कि 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है हीनयान, एक होती है महायान। 2 शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म। ठीक है। तो प्रारंभ में हर्ष जो था वह हीनयान मतानुयायी था। ठीक है। प्रारंभ में क्या था, हीनयान मतानुयायी था, लेकिन हीनसांग के संपर्क में आकर वह महायान शाखा को मानने लगा, उसने महायान मत ग्रहण कर लिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, महायान मत किसके प्रभाव में ग्रहण किया, हीनसांग के। ठीक है। प्रारंभ में क्या था, हीनयान मतानुयायी था। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या हमें इसमें लिखना है अगर क्वेश्चन आ जाए तो हर्ष प्रारंभ में शैव था, उसके नालंदा और सोनीपत से प्राप्त मोहर में उसको परम माहेश्वर की उपाधि दी गई है। ठीक है। इसके अलावा बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेख में उसे शैव बताया गया है। इन चीजों पे आपको फोकस
फोकस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि इसमें एक एक लाइन में आपके प्रीलिम्स के 3-3 क्वेश्चन छुपे होते हैं। एक तो ये जो ताम्रपत्र अभिलेख है किस राजा से संबंधित है, फिर उसको क्या कहा गया है, ठीक है, कहां से प्राप्त हुए हैं, है ना, ये भी आ सकता है, ये जो उपाधि है इससे प्राप्त जो मोहर है वह किस जगह से प्राप्त हुई है, किस राजा से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है इन पे तो आप बिल्कुल स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे आप कोई और भी व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, तो ये बिल्कुल सीधे उठ के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण, दिवाकर मित्र और हिंसांग के प्रभाव में आकर, ठीक है, आकर्षित हुआ बौद्ध धर्म की ओर, ठीक है। प्रारंभ में हीनयान मतानुयायी था, परंतु हिंसांग के प्रभाव में महायान का मत ग्रहण कर लिया, और सिर्फ मत ग्रहण ही नहीं किया, उसके प्रचार प्रसार में लग गया। मतलब हमने जैसा अशोक के समय देखा था, अशोक ने कितनी दूर दूर तक प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का, उसी तरह यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। इवन ये अपनी जो उसका जो राजकोष था उसका बहुत बड़ा भाग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा देता था। मतलब इतना ज्यादा प्रभाव था इसके ऊपर बौद्ध धर्म का, क्योंकि सिर्फ ग्रहण करना एक अलग बात हो जाती है, फिर उसका प्रचार प्रसार भी करना वह एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। कन्नौज तथा प्रयाग में बौद्ध सभा का आयोजन करवाया गया इसी के समय। कन्नौज में जो बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी हेनसांग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेनसांग ने की थी उसकी अध्यक्षता, ठीक है। कन्नौज में जो बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हेनसांग ने। बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को आर्थिक सहायता दिया करता था ये, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को भी, और इसके अलावा भी जो विद्वान आदि थे, ये हम आगे जाके देखेंगे कि वह खुद भी विद्वान था और विद्वानों का सम्मान भी करता था, ठीक है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले ही हो गई थी, है ना, आपको याद होगा, ये आपका होमवर्क है, किस राजा ने करवाई थी, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्थापना तब हो गई थी, लेकिन इसने आर्थिक सहायता दी, और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय देश विदेश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया, ठीक है। बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वह दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में और अन्य भी विषयों में शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर गंगा तट पर और बौद्धों के पवित्र स्थानों पर हजारों मठ तथा विहारों का निर्माण करवाया। मतलब हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भी आर्थिक सहायता दे रहा है, जो बौद्ध विहार के निर्माण आदि हैं उनमें भी मतलब अपनी राशि दे रहा है, इसके अलावा बौद्ध महासभा का भी आयोजन करवा रहा है। तो मतलब एक तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है, भले ही प्रारंभ में शैव था, लेकिन बाद में जब इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इसने मतलब हर तरीके से उसके प्रचार प्रसार में मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी, है ना। मांसाहार बंद, जैसा कि होता है, जो बौद्ध धर्म जो होते हैं वह क्या करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमने अशोक के समय भी देखा था, उसने युद्ध घोष को का त्याग कर दिया था, है ना, और धम्म घोष अपना लिया था, है ना। तो अहिंसा के पुजारी, इसी हिसाब से मांसाहार बंद करवाया, कठोर शारीरिक दंड भी बंद करवा दिया, मतलब किसी को भी कष्ट ना हो, ठीक है। जैसा हमें अशोक के समय देखने को मिला वैसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती है, महामोक्ष परिषद। इसको आप बिल्कुल अलग से हेडिंग डालिए, और इसके बारे में जो 5 लाइनें मैंने लिखी है वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके से हर्ष के समय की बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है जो कि आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। महामोक्ष परिषद कहाँ होती थी, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, प्रयाग में होती थी। कौन सा राजा करवाता था, हर्ष करवाता था। हर्ष किस वंश का था, पुष्यभूति वंश का था, ठीक है। तो हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में, जैसे कुंभ लगता है हर 4 साल में,
मतलब किसी स्थान पर तो 16 साल में, पर भारत में हर 4 साल में, ठीक है। तो प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसके बाद इसमें आगे की चीजें देखिए। प्रथम दिन इसमें बुद्ध की पूजा होती थी, ठीक है, बुद्ध की उपासना होती थी। दूसरे दिन सूर्य की पूजा होती थी। तीसरे दिन शिव की पूजा होती थी। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि कट्टर बौद्ध नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्मों के प्रति उसने बहुत कठोरता की नीति अपनाई हो, क्योंकि हमको देखने में मिल रहा है कि ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी बुद्ध को दी है, प्रथम दिन बौद्ध की पूजा हो रही है, लेकिन दूसरे दिन सूर्य की पूजा हो रही है, तीसरे दिन शिव की पूजा हो रही है, ठीक है, मतलब अन्य धर्मों का भी सम्मान। चौथे दिन दान दिया जाता था, और दान भी जो भी गरीब है या बौद्ध भिक्षुओं को भी बहुत ज्यादा मात्रा में दान दिया जाता था। ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता था। अब इसमें जो सबसे लास्ट लाइन है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनसांग छठी महामोक्ष परिषद में सम्मिलित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनसांग कौन से नंबर की उसमें हुआ था? छठे नंबर की, मतलब जो 6th टाइम हुई थी उसमें ये शामिल हुआ था, ठीक है। हर 5 वर्ष में करवाता था, प्रयाग में करवाता था महामोक्ष परिषद का आयोजन। उसमें पहले दिन बुद्ध की पूजा होती थी, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की, और चौथे दिन दान दिया जाता था, ठीक है। अब ये तो हो गई हर्ष की धार्मिक नीति, जो कि अपने आप में ही एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप एक अलग क्वेश्चन बना के उस पर ये आंसर के फॉर्म में आप ये इसे लिखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कला व विद्या के संरक्षक के रूप में। ठीक है, कट्टर बौद्ध था, लेकिन वह स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था, एक उच्च कोटि का साहित्यकार था, क्योंकि उसने स्वयं भी 3 नाटकों की रचना की है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके समय में बाणभट्ट आदि बहुत सारे विद्वान थे तो सिर्फ उन्होंने ही साहित्य की रचना की हो, इसने स्वयं ही 3 नाटकों की रचना की है, ठीक है। खुद भी विद्वान था और अन्य विद्वानों का सम्मान भी करता था, ठीक है। मतलब अगर किसी को संरक्षण चाहिए कला को तो वह भी देता था। बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कि दूसरे देश से, दूसरे राज्य से आके इसके राज्य में आश्रय लिया था, ठीक है। शिक्षा व साहित्य और कला के क्षेत्र में उदार नीति, कला प्रेमी था, विद्यानुरागी था, उच्च कोटि का विद्वान। इसी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है, क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी, ठीक है। इसके दरबार में कई विद्वान थे, जिनमें बाणभट्ट। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से आ सकता है कि इनमें से कौन हर्ष के दरबार में नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जयसेन, भर्तृहरि, ठीक है। बाणभट्ट ने किसकी रचना की है? कादम्बरी हर्षचरित। ये अपने आप में ही क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीलिम्स के, या फिर ऐसा भी आ सकता है हर्ष के समय काल में किन किन ग्रंथों की रचना हुई है, इस टाइप से कुछ आ सकता है, ठीक है। बाणभट्ट आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जो कि हर्ष का दरबारी कवि था, ठीक है। हर्षचरित की रचना की है, कादम्बरी। याद होगा आपने जब हमने लास्ट पढ़ा था हर्ष के समय की प्रशासनिक संरचना, तो उसमें जो हमने रेफरेंस लिया था, एक तो हमने हर्षचरित का लिया था और दूसरा किसका लिया था? हेनसांग के यात्रा वृत्तांत का, ठीक है। तो उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हर्षचरित ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर मयूर ने अष्टक और सूर्य शतक की रचना की। फिर हर्ष ने स्वयं भी की 3 नाटकों की रचना, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का। ये जब पूछे जाते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, मतलब पुस्तकें आदि पूछी जाती हैं, तो उसकी रचना किसने की है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो अलग ही हो गए, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं, हर्ष की धार्मिक नीति और उसके कला और विद्या के संरक्षक के रूप में। इसमें से जहां तक अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 5 नंबर का आ सकता है, और अगर मान लीजिए 11 नंबर का आता है तो वह
वही जो मैंने पहले बताया था, कंपैरिजन में आ जाता है। ठीक है, आपको अशोक और हर्ष को कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकता है। धार्मिक नीति में क्या है, प्रारंभ में हर्ष शैव था, उसके बाद अब इसकी जानकारी हमें नालंदा और सोनीपत से प्राप्त मोहल्लों से और बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेख से होती है। बौद्ध धर्म की ओर जो झुकाव हुआ वह दिवाकर मित्र और हेन सांकी के कारण हुआ, मतलब इनकी संगति में रहने से हुआ। एक तरीके से दिवाकर मित्र का नाम तब भी आया था जब हमने राजश्री को खोजा था। हर्ष ने किसकी सहायता से खोजा था, अपने बौद्ध मित्र दिवाकर मित्र की सहायता से, है ना। तो राजश्री की खोज के समय हमने दिवाकर मित्र को पढ़ा था। हिंसांग का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, एक पूरा वीडियो उस पर मैं डालूंगी। फिर हर्ष प्रारंभ में हीनयान मतानुयायी था, परंतु हिंसांग के प्रभाव में महायान मत ग्रहण कर लिया और उसके प्रचार प्रसार में अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी उसने। ठीक है, कन्नौज तथा प्रयाग में बौद्ध सभा का आयोजन करवाता था। अध्यक्षता हिंसांग ने की थी, जो कन्नौज में हुई थी सभा उसकी। ठीक है, ये जो कन्नौज में बौद्ध सभा हुई है और महामोक्ष परिषद है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी इसने। गंगा तट तथा बौद्धों के पवित्र स्थानों पर हजारों मठ तथा विहारों का निर्माण करवाया। मांसाहार बंद करवा दिया। कठोर शारीरिक दंड पर भी रोक लगा दी। महामोक्ष परिषद क्या है, हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसमें प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की तथा तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी और चौथे दिन दान दिया जाता था। 6वीं महामोक्ष परिषद में हिंसांग शामिल हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन जो था वह स्वयं भी एक बड़ा विद्वान था और वह कला व विद्या के संरक्षक भी था। ठीक है, वह अन्य विद्वानों का, अन्य कलाकारों का भी सम्मान किया करता था। विद्वानों को पुरस्कार में आय का चतुर्थांश व्यय कर देता था, मतलब आय का जो चौथा हिस्सा है वह किसमें दे देता था, विद्वानों को पुरस्कार देने में। कला प्रेमी था, विद्यानुरागी था, उच्च कोटि का विद्वान था। कई विद्वान थे इसके दरबार में, वाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जयसेन, भर्तहरि। वाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की, मयूर ने अष्टक, सूर्य शतक की और हर्ष ने स्वयं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चरण पे पढ़ेंगे हिंसांग।